एक अधूरी प्रेम कथा। बस ने उसे ढलान पर उतार दिया। वो वहां से पैदल ही गांव की कच्ची सड़क के रास्ते पर अपना बैग लटकाए चलने लगा। जैसे जैसे आगे बढ़ा वैसे वैसे उसे लहलहाते खेत नजर आने लगे। खेतों में खिले सरसों के फूल। उनको देखकर वो खुद को रोक न सका और उसकी तरफ बढ़ता चला गया। वो खेत में जाना चाहता था, सरसों के फूल को सूंघ लेना चाहता था। इसी मकसद से वो खेत में उतर गया, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया क्योंकि खेत में पानी था, कीचड़ थी। गिरते ही वो मिट्टी से सन गया। पहले तो उसे अपनी स्थिति पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने मिट्टी से सने अपने कपड़ों को देखा तब उसे विश्वास हो गया कि वो गिर गया है। खैर, उसने कोशिश की वहां से निकलने की, लेकिन उसकी कोशिश कामयाब नहीं हुई। वो ज्यों ज्यों कोशिश करता त्यों त्यों और फिसलता। तभी उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा सामने एक लड़की जोर जोर से हंस रही है। वो उस लड़की को देखता रहा। कुछ देर बाद लड़की बोली, मैं मदद करूं? नहीं, उसने कहा। क्यों? मैं लड़कियों से मदद नहीं लेता। तो ठीक है, पड़े रहो, उस लड़की ने कहा और अपना रास्ता नाप लिया। यानी वो अपने रास्ते चली गई। ये दृश्य यहीं समाप्त होता है। अब सवाल ये है कि लड़का कौन था, इस गांव में क्यों आया था, वो लड़की कौन थी, उसका नाम क्या था। हम आगे चलते हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर स्वयं मिल जाए। दीदी के पास पहुंचकर उस लड़के ने अपनी सारी आप बीती सुनाई। दीदी को पता था कि राजीव पहली बार गांव में आया है। गीले खेतों में फिसलन होती है जिसकी वजह से वो गिर गया। किसी भूत प्रेत का इसमें कोई योगदान नहीं है। अगले दिन राजीव नहा धोकर खाना खाकर टहलने के लिए बगीचे की ओर चला गया। एक टीले पर बैठ गया और तालाब में यूं ही कंकर पत्थर फेंकने लगा। कुछ देर तक वो ये क्रम करता रहा। तभी फिर उसे एक चीखने की आवाज सुनाई दी। वो डर गया। इससे पहले कि वो वहां से भागता, उसने देखा एक लड़की तालाब में से निकलकर ऊपर को आ रही है। लड़की ने गुस्से में कहा, तुम ढेला क्यों मार रहे हो? अब मुझे नहीं मालूम था कि तुम यहाँ पे हो। अंधे हो क्या? नहीं नहीं, अंधा तो नहीं हूँ। मैं वहाँ उस टीले पर बैठा था ना, इसलिए मुझे नहीं पता था कि नीचे तालाब में कोई होगा। सॉरी। लड़की ने खा जाने वाली नज़र से देखा और वहाँ से चली गई। राजीव ने वहाँ से खिसकने में ही अपनी भलाई समझी। ये दृश्य भी यहीं समाप्त होता है। आप शायद उस लड़की के बारे में जानना चाहें। आगे बढ़ते हैं, खुद ब खुद पता चल जाएगा। राजीव का इस गांव में आज तीसरा दिन है। सुबह का समय है। वो छुरी से अमरूद काट कर खा रहा है। उसकी दीदी स्कूल जाने की तैयारी कर रही है। दीदी के बारे में मैं बता दूं कि वो स्कूल टीचर है, इसी गांव में रहती हैं और इसी गांव के स्कूल में पढ़ाती हैं। तो वापस लौटते हैं राजीव के पास। वो ताज़े अमरूद का स्वाद ले रहा है, तभी कोई बाहर से पुकारता है, दीदी आ जाओ, कह लिया। दीदी आवाज से पहचान जाती है कि बाहर कौन है। कहेलिया भीतर आती है। वो राजीव को देखती है, राजीव उसको देखता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं लेकिन चुप रहते हैं। क्या लेकर आई हो कहेलिया? दीदी ने पूछा। गन्ने के रस की खीर है, कहेलिया बोलती है। अरे वाह, गन्ने के रस की खीर, कहेलिया रख दो। और कहेलिया रख देती है और उसके बाद चली जाती है। राजीव उसे जाते हुए देखता रहता है। दीदी कहती हैं, ये कहेलिया थी इस गांव की सबसे अच्छी लड़की। राजीव मन ही मन सोचता है, अगर ये लड़की सबसे अच्छी है इस गांव की, तो फिर बुरी लड़कियां कैसी होंगी। फिर वो अमरूद खाने में लग जाता है। अगले दिन शाम के समय वो बगीचे में हाथ में गुलेल लिए परिंदों का शिकार कर रहा था, लेकिन निशाना इतना कच्चा था कि एक भी शिकार अभी तक हाथ नहीं लगा था। कहेलिया सिर पर बोझा लिए उधर से गुजर रही थी। उसने राजीव को देखा। राजीव ने उससे कोई बातचीत नहीं हुई। कहेलिया चुपचाप वहां से गुजर गई। न जाने राजीव के मन में क्या आया, उसने गुलेल का निशाना कहेलिया की कमर पर लगा दिया। इस बार निशाना सटीक बैठ गया। कहेलिया ने मुड़कर देखा। राजीव को लगा माधुरी दीक्षित मुड़कर देख रही है। उसके मन में गाना बजने लगा।
कहेलिया चुपचाप चली गई। राजीव उसको जाते हुए देखता रहा और कल्पना करता रहा कि माधुरी दीक्षित सिर पर बोझा लिए जा रही है। रात के समय दोनों सो रहे थे, अलग अलग, अपने अपने घर, अपनी अपनी चारपाई पर, लेकिन दोनों की आंखों में नींद नहीं थी। क्या चल रहा होगा उनके मन में? क्या चल रहा होगा? आप कल्पना कर सकते हैं। लड़की को चोट लगी थी, लेकिन कहाँ? लड़के ने निशाना लगाया था, लेकिन कहाँ? क्या उस चोट में दर्द था या फिर एक अद्भुत सुखद अनुभूति? क्या लड़के ने शिकार किया या खुद शिकार हो गया? सुबह हुई, दीदी स्कूल गई और राजीव उसी तालाब के पास। तालाब पर कोई नहीं था। आज वो समय से पहले ही आ गया था। बैठकर इंतजार करने लगा। उसे आशा थी कि वो आएगी, और वो सचमुच आ गई। एक बार फिर दोनों की नजरें टकराईं और हिरनी वाली आंखों की पलकें झुक गई। कहेलिया कपड़े धोने लगी। राजीव थोड़ी दूरी पर बैठ गया। बहुत देर तक दोनों चुप रहे। कहेलिया अपना काम करती रही और राजीव अपना काम। लेकिन राजीव के पास काम क्या था? वो तालाब किनारे कपड़े धोती हुई माधुरी दीक्षित को देख रहा था। क्या यही उसका काम था? कहेलिया ने इस मौन को, इस चुप्पी को तोड़ा। तुमने मुझे गुलेल से क्यों मारा उस दिन? कौवा मार रहा था, लेकिन तुमको लग गई। तुम इस गांव में कौवा मारने आए हो? नहीं तो। उसके बाद फिर कुछ देर के लिए दोनों चुप हो गए। इस दृश्य को हम यहीं समाप्त करते हैं। रात के समय भोजन करते हुए राजीव ने कहा, दीदी, मैं सोच रहा हूं कि कुछ दिन और यहां रुक जाऊं। लगता है तुम्हारा मन लगने लगा है गांव में। दीदी ने कहा, हाँ दीदी, अच्छी बात है, रुक जाओ। और फिर दोनों भोजन करने लगे। आज राजीव एक रोटी अधिक ही खा गया। सुबह दीदी जब स्कूल के लिए तैयार हो रही थी, तब राजीव ने पूछा, दीदी, वो गन्ने के रस वाली खीर अब नहीं मिलेगी? तुम्हें खीर अच्छी लगी? हाँ, तो ठीक है, मैं कहेलिया को बोल दूंगी। दीदी स्कूल चली गई और राजीव तालाब की ओर बढ़ गया। वहां बैठकर वो उसका इंतजार करने लगा, लेकिन वो नहीं आई। 2 घंटे हो गए, लेकिन वो नहीं आई। थक हार कर वो वापस लौट आया। घर का द्वार खुला था। उसे हैरानी हुई कि इतनी जल्दी दीदी स्कूल से कैसे आ गई। अंदर आकर देखा तो चारपाई पर बैठी कहेलिया उसका इंतजार कर रही थी। कहेलिया को देख उसे आश्चर्य और हर्ष दोनों ही हुआ। उसे देख कहेलिया चारपाई से उठ खड़ी हुई और बहुत ही कोमल स्वर में बोली, मैं आपके लिए गन्ने के रस की खीर लाई हूं। तुम्हें कैसे पता कि मुझे खीर चाहिए थी? दीदी ने कहा, वो स्कूल जाते समय मेरे घर आई थी। अच्छा, और तुम आज ही बना कर ले आई? हाँ, 1-2 दिन बाद भी तो ला सकती थी। गन्ने खत्म हो रहे हैं, बाद में खीर कैसे बनती? राजीव चुप हो गया। साक्षात माधुरी दीक्षित उसके सामने खड़ी थी। माधुरी दीक्षित ने लजाते हुए स्वामी से जाने की आज्ञा मांगी। अब मैं चाहूं? हाँ। और माधुरी दीक्षित जाने लगी। वो गुलेल की कमी महसूस करने लगा। अगर उसके हाथ में गुलेल होती तो वो निशाना लगाता और चोट खाकर माधुरी दीक्षित पलटकर अपनी नशीली आंखों से देखती, तब वह दृश्य कितना रमणीय होता ना। माधुरी दीक्षित चली गई और वो उसे जाते हुए देखता रहा। रात को भोजन के समय राजीव ने दीदी से पूछा, दीदी, ये जो कहेलिया है, ये कितनी पढ़ी लिखी है? क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही। कुछ ज्यादा नहीं है। इस गांव के लोग लड़कियों को ज्यादा नहीं पढ़ाते। क्यों? अब क्या बताएं क्यों? कहेलिया का चूहा तो कोई खाता भी नहीं सिवाय मेरे। ऐसा क्यों दीदी? ये लोग छोटी जाति के हैं ना, इसलिए। राजीव चुप हो गया। सचमुच चुप हो गया। वो कुछ नहीं बोल पाया। दोनों चुपचाप खाना खाते रहे। उसके बाद राजीव ने कहा, दीदी, मैं सोच रहा हूं कल चला जाऊं। ठीक है, दीदी ने कहा। आज राजीव का मन बहुत उदास था। उसने एक रोटी कम खाई।
अगले दिन दीदी स्कूल चली गई और राजीव वापस शहर के लिए निकल पड़ा। वो ढलान की तरफ पैदल ही जा रहा था। चलते चलते यही सोच रहा था कि दीदी कितनी महान इंसान है, छुआछूत को नहीं मानती है, जिन लोगों को पूरा गांव नीच समझता है, उनके मोहल्ले में नहीं जाता है, उनका छुआ तक नहीं खाता है, उन लोगों से दीदी को कितना लगाव है, प्रेम है। दीदी कहेलिया के घर के भोजन को अपना तो लेती हैं, लेकिन क्या वो कहेलिया को अपनाएंगी? शायद कभी नहीं। इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ वो उसी स्थान पर पहुंच गया जहां आते समय गिर गया था। रुक कर देखने लगा। उसके पैरों के निशान अभी भी वहीं पर थे और कहेलिया के पैरों के निशान भी। बहुत देर तक वो उन निशानों को देखता रहा। दूसरी तरफ तालाब के किनारे कहेलिया कपड़े धो रही थी। बार बार मुड़कर देख रही थी। शायद उसे किसी का इंतजार था। किसका? किसका इंतजार था? आप खुद समझ लीजिए कि वो किसका इंतजार कर रहे थे।